नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5G प्रौद्योगिकी शासन व्यवस्था, जीवन सुगमता और कारोबार में आसानी के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में कुछ छूट देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए पवित्र गुफा के दर्शन को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से मुस्लिम समुदाय के इबादत अधिकार में कोई बाधा पहुंचाए बिना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस स्थल को सुरक्षित करने को कहा जहां शिवलिंग मिला है। अगली सुनवाई कल होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाइका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने मंडप से सिनेमाई गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। नॉर्डिक देश स्वीडन और फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो में शामिल होने के लिए आज संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 3 पदक पक्के किए। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय कुश्ती टीम में शामिल। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रन से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो मैसूर के गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की और 1925 में खद्दर सहकार संघ की शुरुआत की। इस प्रश्न का सही उत्तर है तगादुरु रामचंद्र राव। वे महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक थे। ब्रिटिश शासन ने वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार किया था। श्री राव ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान उन्हें मैसूर का गांधी और मैसूर में राजनीतिक विरोध के प्रणेता का खिताब मिला। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं देहरादून उत्तराखंड के धनंजय सिंह लिंगवाल। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं धनंजय सिंह लिंगवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी, ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा मेरा क्विज में चयन किया गया है। और मैं समस्त देशवासियों से अपील करना चाहूंगा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 23 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने के पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित ये टेस्ट बेड दूरसंचार क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कामयाब होगा। आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस बिल लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी शासन के काम में सुधार, लोगों के जीवन को सुगम बनाने और व्यापार को आसान बनाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ट्राई के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से क्षमता निर्माण और स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा देने की सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्टार्टअप अनुकूल माहौल बनाने में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। परिषद के सदस्य इन उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों में स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में कुछ छूट देने की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि निर्यात की अनुमति वहां दी जाएगी जहां गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंपा गया है और 13 मई को या उससे पहले गेहूं की खेपों को पंजीकृत करा लिया गया था। केंद्र सरकार ने मिस्र के लिए भेजी जा रही गेहूं की खेप को भी मंजूरी दे दी है। मिस्र सरकार ने गेहूं के खेप के निर्यात को अनुमति देने का अनुरोध किया था। इससे पहले सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति के प्रबंधन और वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी से प्रभावित पड़ोसी और अन्य देशों को सहायता देने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रबी मौसम 2022-23 में अब तक 5 राज्यों से 180 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि 36,412 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं से 16,99,000 किसानों को लाभ मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। श्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अमरनाथ यात्रियों की आवाजाही, रहने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से मुस्लिम समुदाय के इबादत अधिकार में कोई बाधा पहुंचाए बिना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस स्थल को सुरक्षित करने को कहा है जहां शिवलिंग मिला है। न्यायालय कल इस मामले में फिर सुनवाई करेगा। इस बीच वाराणसी की अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया है। मिश्रा को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। न्यायालय ने सर्वेक्षण समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का और समय दिया है। बाढ़ग्रस्त असम में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। राज्य सरकार ने वायुसेना से दीमा हसाओ जिलों में
आज आवश्यक खाद्य वस्तुओं को विमान से वितरित करने को कहा है। जहां बाढ़ से सबसे अधिक असर पड़ा है, असम के 26 जिलों के 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। एक रिपोर्ट। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने कल गुवाहाटी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिमा हसाओ, होजाई और बराक घाटी में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में NHAI से हाफलॉन्ग और गुवाहाटी के बीच सड़क संपर्क बहाल करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। कल असम के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य और स्वास्थ्य मंत्री कैशव महंत ने होजाई जिले का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि बढ़ते पानी ने सड़कों, नदी तटबंधों और फसल भूमि को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कहा कि लमडिंग और बदरपुर पहाड़ी खंड के बीच 50 से अधिक स्थानों पर भूस्खलन के कारण दक्षिण असम के अलावा त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के साथ रेल सेवाएं बाधित हुई है। रेल संपर्क बहाल करने के लिए रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। डिमा हसाओ, होजाई और बराक घाटी में बाढ़ का सबसे अधिक असर पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के विभिन्न भागों में तेज वर्षा से उपजी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समूची स्थिति का आकलन करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान ड्रोन की उपयोगिता और चुनौती के बारे में देश भर के किसानों से बातचीत की है। ये बातचीत कल सिंधिया से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। केंद्रीय मंत्री ने ड्रोन संबंधी विभिन्न सरकारी नीतियों की जानकारी दी और बताया कि किसान इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। किसानों ने भी कृषि में ड्रोन से संबंधित अपने अनुभव और लाभों का उल्लेख किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5G प्रौद्योगिकी शासन व्यवस्था, जीवन सुगमता और कारोबार में आसानी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में कुछ छूट देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए पवित्र गुफा के दर्शन को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से प्रार्थना अधिकार में कोई बाधा पहुंचाए बिना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस स्थल को सुरक्षित करने को कहा जहां शिवलिंग मिला है। अगली सुनवाई कल होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय मंडप सिनेमाई गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नॉर्डिक देश स्वीडन और फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो में शामिल होने के लिए आज संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 3 पदक पक्के किए। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय कुश्ती टीम में शामिल। और IPL क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल रात जमाइका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। जमाइका सीनेट के अध्यक्ष थॉमस विंसन और सदन की अध्यक्ष मारिशा डेलरिम्पल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने
स्वागत भाषण देते हुए कहा कि भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए सहयोग से दोनों देशों के संबंध और गहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जमाइका की संसद में विपक्ष के नेता मार्क गोल्डिंग ने राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। इसके बाद संसद के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति कोविंद को संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ने जमाइका की जनता द्वारा उनका गर्मजोशी से किए गए स्वागत के प्रति आभार व्यक्त किया। The Indian diaspora is a living bridge between our two countries. It is a matter of pride for us that members of the Indian diaspora are recognized at the highest level for their contribution to Jamaica. We are very proud of the achievements of the Indian community in Jamaica. Some of you have risen to the highest government offices in Jamaica. I have been informed that many of you have been conferred with distinctions and honored by the government here. We welcome this acknowledgement by the government of Jamaica of the contributions of the Indian community. राष्ट्रपति कोविंद ने सीनेट के अध्यक्ष और जमाइका के सदन के अध्यक्ष की उपस्थिति में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर के साथ यात्रा संपन्न की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फ्रांस के कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय मंडप में भारत को सिनेमा गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। एक समाचार पत्र लेख में सूचना और प्रसारण मंत्री ने लिखा कि इस वर्ष कान में भारत की उपस्थिति कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत का रेड कारपेट पर प्रतिनिधित्व देश की सिनेमाई विविधता और उत्कृष्टता का प्रतीक रहा। श्री ठाकुर ने कहा कि कान फिल्म समारोह में दुनिया भर में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को पहचाना गया और भारत सिनेमाई सामग्री का वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री कल कान पहुंचे और वहां कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का दौरा किया। वे अमेरिका की मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष चार्ल्स एच रिवकिन से भी मिले। नॉर्डिक देश स्वीडन और फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए आज संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्दलेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अपने फैसले की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिया पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन कल व्हाइट हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति और स्वीडन की प्रधानमंत्री से नाटो में आवेदन के विषय पर बातचीत करेंगे। तीनों नेता यूरोप की सुरक्षा तथा यूक्रेन के लिए समर्थन सहित व्यापक वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, मनीषा और प्रवीण का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कल सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक पक्के कर लिए हैं। निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की चार्ली डेविडसन को 5-0 से हराया। निखत का सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिना डी एल्मीडा से मुकाबला होगा। मनीषा ने मंगोलिया की मोनकोर को 4-1 से शिकस्त दी। प्रवीण ने भी 63 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान की शोइरा जुल्कायानरोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे, जबकि फाइनल्स मुकाबले बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होंगे। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय कुश्ती टीम में शामिल कर लिया गया है। ये दोनों उन 6 पहलवानों में शामिल हैं जिन्हें कल नई दिल्ली में सीनियर फ्री स्टाइल कुश्ती परीक्षण में चुन लिया गया। राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिटेन में बर्मिंघम में होंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु रासनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया। दत्त चाहते थे कि नेताओं के संदेश नाटकों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाए जाएं। मुकुंद दास अश्विनी कुमार दास के भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महान देशभक्त की इच्छा पूरी करने का इरादा किया। 3 महीने में ही उन्होंने मातृ पूजा नाटक की रचना कर ली। इस नाटक का मुख्य विषय देशभक्ति और स्वाधीनता आंदोलन था। दास ने बंगाल के गांवों में नाटकों के मंचन के लिए स्वदेशी थिएटर ग्रुप बनाया। 1906 में मुकुंद दास ने बारिसाल के विभिन्न स्थानों में अपने नाटकों का मंचन किया और उसके बाद नोआखाली और त्रिपुरा में नाटकों का मंचन किया। 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालन के दौरान मातृ पूजा ने बंगाल के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। प्रेस ने इस नाटक का और अधिक प्रचार प्रसार किया। वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ने इस नाटक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी बंगाल और असम की नवगठित सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए नाटक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1908 में पुलिस ने दास को उस समय रोक लिया जब वे बागेरहाट में नाटक का मंचन करने का प्रयास कर रहे थे। मुकुंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मुकुंद दास भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो मुकुंद दास कोलकाता में बस गए। सरकार ने मातृ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए दास ने प्रतिबंध से बचने के लिए सामाजिक नाटक लिखने शुरू किए। 1932 में सरकार ने उनके सभी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद दास केवल गायन तक सीमित रह गए। वे अपनी नाटक मंडली के साथ केवल संगीत उन्नीस 1934 को हुआ। उनके लेखन का अपार संग्रह दशकों तक भारत के लोगों को प्रेरित करता रहा। महान राष्ट्रवादी को शत शत आज हम शहीद गोरमीन खान को भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को पकड़ लिया। खान को 1857 में आजीवन निष्कासन और सश्रम कारावास की सजा दी गई। अप्रैल 1858 में उन्हें बम्बई से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। जेल से भागने के प्रयास में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 मई 1858 को फांसी दे दी। शहीद गोरमीन खान को नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। केरल में मौसम विभाग ने आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान देखते हुए 7 उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार त्रिशूर, पालक्काड, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। आलप्पुझा, कोट्टयम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में तथा लक्षद्वीप के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरल के तटवर्ती क्षेत्रों और लक्षद्वीप में 40 से 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और मनोज, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, ज्ञानवापी परिसर मामले पर आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय देने और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कि शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखी जाए लेकिन नमाज बाधित न हो सुर्खियों में दिया है। गेहूं के निर्यात में सशर्त ढील दिए जाने को भी अहमियत दी है। सरकार ने खरीद में गिरावट के बाद प्रतिबंध लगाया था। जनसत्ता लिखता है गुजरात बंदरगाह पर गेहूं से लदे लगभग 4000 ट्रक फंसे। सीबीआई के कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर छापे और लेन देन के नए मामलों की जानकारी भी पहले पन्ने पर है। अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा ने थोक महंगाई दर लगभग 15% से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, थोक महंगाई बेलगाम, 12 महीने से दोहरे अंक में कायम। फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्मोत्सव को अखबारों ने चित्र सहित पहले पन्ने पर दिया है। हरिभूमि ने लिखा है भारत को विशेष सम्मान, कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में पहली बार प्रविष्टि। LIC शेयर की कमजोर शुरुआत पर जनसत्ता लिखता है 8% की गिरावट के साथ सूचीबद्ध। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 5G प्रौद्योगिकी शासन व्यवस्था, जीवन सुगमता और कारोबार में आसानी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में कुछ छूट देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए पवित्र गुफा के दर्शन को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से प्रार्थना अधिकार में कोई बाधा पहुंचाए बिना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस स्थल को सुरक्षित करने को कहा जहां शिवलिंग मिला है। अगली सुनवाई कल होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाइका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का शुभारंभ करेंगे। और इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 3 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।